नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर बेसिक का कंप्लीट कोर्स होने के बाद, ठीक है ना, एमएस ऑफिस को छोड़ के कंप्यूटर का फंडामेंटल कराने के बाद आप सभी के सामने जो है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है उसके टॉपिक्स जो है उसके क्लियर करवा रहा हूँ। इसके टॉपिक्स जो है क्लियर होने के बाद इसके एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी हमारे टॉपिक्स जो है बहुत सारे बाकी हैं, ठीक है। और उसी टॉपिक्स के अंदर हमने जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। बसेज रजिस्टर कितने होती हैं, बसेज कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करती हैं, सारा मेथड कार्य प्रणाली कैसे क्या करती है, बहुत सारा हमने जो है इसके बारे में जाना। इंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वगैरह सारे जान लिए हैं। आज अपना जो वीडियो है, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपको पहले की वीडियो क्लियर है, स्पेशली टाइप्स ऑफ रजिस्टर और टाइप्स ऑफ बसेस क्लियर हैं, तो आज ये टॉपिक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपके हर जगह आपको डाउट मिलेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है उसको प्रॉब्लम होगी। शुरू से मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि हर क्लास को ज्वाइन करते रहें, नोट्स को टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। प्रॉब्लम आती है तो हमें जो है डायरेक्ट कॉल पे या मैसेज पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सीपीयू को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। इससे पहले आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन और बसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने पढ़ा था इससे पहले कुछ वीडियो के अंदर, ठीक है ना, बसेस कैसे वर्क करती है। इसके बीच में बस जो होती है, बसेस के थ्रू क्या होता है, एक डिवाइस के बीच में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है, यानी ऐसे डेटा जाएगा वापस आएगा। तो ये डेटा जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, डेटा ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस के बीच में, वो बसेस की मदद से होता है। अब आपको जो है अलग अलग कंडीशन होती है कि कोई भी जो है कंप्यूटर अपना जो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम बनवा रहा है वो कॉस्टली बनवा रहा है, कोई बहुत ही कम कॉस्ट में जो है बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है। तो उसको आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कौन कौन से मेथड यूज ले सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में कौन सा काम आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉस्टली बनाते हो तो उसके अंदर आपको फ़ायदा क्या मिल सकता है, उसमें आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, एक बेसिक सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने जब पढ़ा था इससे पहले बसेस के अंदर, तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक सीपीयू है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक सीपीयू मान सकते हैं आप। एक सीपीयू के अंदर आपको पता होगा तो एएलयू के बारे में हमने देखा था। जब भी मेमोरी से कोई डेटा प्रोसेस होने के लिए आ रहा है तो वो आ रहा है यहाँ पर एएलयू के पास, यानी एएलयू रिगार्डिंग होगा तो यहाँ पर आएगा। अगर को कंट्रोल सिग्नल संबंधी अगर को काम है तो वो सीयू के पास आएगा, लेकिन ज्यादातर जो है एएलयू के पास आ रहा है कोई भी डेटा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कम से कम, यानी बहुत ही कम कॉस्टली, आप कम जो है पैसे का अगर आप एक सिस्टम डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट जो है इंपॉर्टेंटली आपको मिलेगा। तो इसमें एएलयू मिलेगा इसी सीपीयू चिप के ऊपर। ये कि सीपीयू चिप है भाई, मान लीजिए ये एक सीपीयू चिप है, इस सीपीयू चिप के ऊपर आपको ये फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, एक कम से कम कॉस्ट में भी अगर आप लेंगे तो, या उसके अंदर होना ये अनिवार्य है। एएलयू है, एएलयू जो होता है वो कनेक्टेड रहता है आपके एसी एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का आपको पता था मैंने, जब मेमोरी से डेटा आ रहा है एएलयू के पास तो इसके बीच में मध्यस्थ होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है एक्यूमुलेटर, जो कि मैंने आपके टाइप्स ऑफ रजिस्टर के अंदर बताया था। एक्यूमुलेटर क्या करता है, कुछ टेम्पररी या कुछ देर के लिए जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसका डेटा जो है वो स्टोर करता है, उसको आगे भेजता है, वापस यहाँ से जाएगा, स्टोर करेगा, मेमोरी को भेजेगा। मतलब ये बिटवीन इन दोनों के बीच में, मेमोरी और एएलयू, इन दोनों के बीच में जो है ये डेटा को यहाँ पर आपके स्टोर करके रखेगा टेम्पररी। जब काम हो जाएगा उसको आगे सेंड कर देगा, या उसकी बारी आएगी तो उसको सेंड कर देगा। इसके अलावा आपको जो है प्रोग्राम काउंटर भी देखने को मिलता है, जिसको पीसी बोल सकते हैं आप। प्रोग्राम काउंटर आपको क्या शो करता है वो भी मैंने देखा था उस वीडियो के अंदर, कि आपका अभी जैसे ये एक एड्रेस है 101 102 103 104, आपका कोई प्रोसेस जो है अभी इस कंडीशन पर जो है प्रोसेस हो रहा है, इस आपका जो वर्क है इस कंडीशन पर या इस एड्रेस पर आपका जो है अभी वर्क चल रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा, अगर इस सिचुएशन में देखें तो आपकी यहां पर प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 103। मीन्स कि आपका अभी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद किस प्रोसेस की बारी है उसका एड्रेस शो करेगा कौन, प्रोग्राम काउंटर। इसके अलावा आपका होता है एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को अभी हम देखेंगे, उसका फॉर्मेट समझाऊंगा आपको, बहुत ही शानदार टॉपिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये सभी के सभी जो है ये मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं।
ये सारे मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, यानी वहां पर आपका प्रोग्राम काउंटर तो ये इंडिकेट करेगा कि अभी किसकी बारी है, इसके बाद इस मेमोरी में से इस इंस्ट्रक्शन के या जो एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस क्या है वो प्रोग्राम काउंटर बताएगा। एक्यूमुलेटर यहां से जो डेटा जाएगा एएलयू के अंदर, वो पहले एएलयू से होकर गुजरेगा, एएलयू उसको टेम्पररी स्टोर करेगा, उसको बाद एएलयू को देगा, ठीक है। और ये सारे आपस में कनेक्टिविटी कैसे लेते हैं, तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्टिविटी लेते हैं बस के माध्यम से, ठीक है। आपको मैंने टाइप्स ऑफ बस के अंदर बताया था, ये सारे के सारे डेटा ट्रेवल करेंगे आपस में, तो ये किससे करेंगे, ये आपके ALU से करेंगे। अब देखिए यहां पर प्रोग्राम काउंटर ने आपका यहां पर शो कर दिया कि ये मेमोरी का नेक्स्ट ये एड्रेस है जिससे हमें डेटा को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना है। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, जैसे मेमोरी को डेटा भेज रही है तो उसको आपके टेम्पररी स्टोर करेगा। ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है भाई, यहां कर मतलब बाई डायरेक्शनल मतलब डेटा जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो ALU से मेमोरी जा सकती है, मेमोरी से वापस डेटा को एक्सेस भी किया जा सकता है, वो काम के अनुसार होता है। तो यहां से डेटा मेमोरी के अंदर गया है एक्यूमुलेटर के थ्रू, मेमोरी क्या करेगा, उस डेटा की जो डिटेल्स होगी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को सेंड करेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब आप समझिएगा इसको, यहां पर आपने ये समझ लिया होगा कि इनके बीच में जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वो बसेस के माध्यम से हो रहा है। ये बस है एक कंप्लीट, इस बस के थ्रू जो है डेटा इन सभी के पास पहुंच रहा है, वापस सेंड किया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट समझना है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और आज ये जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बेस पर ही, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही बेस्ड है, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को मैंने आपको वैसे बताया था, लेकिन यहां पर पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, आपको यह शो करता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, उसका मोड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जो आप डेटा आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। बेसिकली इसका एक फॉर्मेट होता है, आप यहां पर देखेंगे तो इसको ध्यान से समझ लेना भाई, बाद में फिर प्रॉब्लम मत करना कि भाई ये समझ में नहीं आया। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका मोड। क्या आता है, मोड। दूसरा आता है आपका ऑप कोड, एंड थर्ड आता है आपका ऑपरेंड। आपका बुक्स के अंदर आपने ऑपरेंड और इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑपरेशन और ऑपरेंड के बारे में, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात होती है मोड, ऑपकोड और ऑपरेंड के बारे में देखिएगा। सबसे पहले जो मोड होता है, मैंने आपको उस टाइम बताया है, सारा वीडियो आपको अभी बाद में टाइम मिले तो देखना। मोड क्या बताता है, ये बताएगा आपको डायरेक्ट और अनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है ना, 0 और 1 के बारे में। अगर 0 है, यहां पर आपका 0 है तो वो है आपका डायरेक्ट, और 1 है तो आपका है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। मतलब आपका डेटा यहां पर जो प्राप्त कर रहे हैं आप यहां से जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो डेटा आपके किस प्रकार से आप एक्सेस करेंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में मैंने मोड के बारे में पूरा बताया था, अभी आपको यहां पर फोकस करना है बड़ी बात। ऑप कोड क्या होगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। जैसे मैंने आपको 2 वैल्यू दी, उसको मैंने बोला ऐड करो, तो आप उसके ऊपर कौन सा ऑप कोड करोगे, ऐड, यानी जोड़ेंगे आप उस 2 वैल्यूज को, ठीक है। वो बताएगा आपका ऑप कोड, यानी ऑपरेशन कौन सा करना है वो आपका ऑप कोड बताएगा। ऑपरेंड क्या बताएगा कि जो डेटा के ऊपर आप प्रोसेस करना चाह रहे हो वो डेटा कहां पर है, और उस डेटा को प्राप्त करने का जो तरीका होता है, मेथड, वो आपका मोड बताएगा, वो आपका मोड बताएगा। अब अगर यहां पर डायरेक्ट, अगर हम मान के चलते हैं कि डायरेक्ट मोड है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर अगर डायरेक्ट मोड भर रखा है, फिल कर रखा है, तो फिर क्या होगा कि यहां पर आपको वो डेटा डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे यहां पर डेटा मिल गया आपको, जैसे 35 + 2 या 2 × 5, तो यहां पर डेटा डायरेक्ट मिल गया आपको कहीं पर विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, या आपको डेटा डायरेक्ट यहां पर एड्रेस दे देगा इसका कि आपको इस मेमोरी की लोकेशन में, जैसे ये एक मेरी मेमोरी है, ये मेमोरी, इसके अंदर जैसे ये लोकेशन है जगह जगह पे, ये एड्रेस है 1 2 3 4, तो यहां पर ऑप कोड के ऑपरेंड के अंदर अगर यहां पर लिखा आ रहा है 4, तो इसका मतलब है आप 4 नंबर के इस लोकेशन पे जाइए और यहां से डेटा को लेके आइए और उसके ऊपर ऐड का ऑपरेशन कीजिए, ठीक है। और अगर यहां पर इनडायरेक्ट है, आपको यहां पर जो है डायरेक्ट नहीं है, आपको इनडायरेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। अब हो सकता है उस एड्रेस के अंदर जाने के बाद भी आपको डाटा नहीं मिले, वहां पर भी आपको पता है कि यहां तो कुछ डाटा है, आपको और दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा जैसे आपको वापस 1 पे जा सकते हैं आप, या 5 पर आपको जाना पड़े, या 6 पर जाना पड़े, तो आपको और आगे लोकेशन में जाना पड़ेगा, फिर इन दोनों डाटा को कलेक्शन करके यहां लाना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो लोकेशन दे रखी है वहां पर जाओ, अब वो बोलेगा कि यहां पर डेटा नहीं है, आपको इस लोकेशन में विजिट करो, तो उसके अंदर और एड्रेस फिल है, तो उस एड्रेस पे और जाएंगे आप, फिर वहां से डेटा ले आएंगे, तो ये मोड आपको शो करता है यहां पर।
ये आपको मोड शो करता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, IF है, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है कि इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, ये काम करता है। इंस्ट्रक्शन माइक्रो ऑपरेशन जो भी जितने भी हो रहे हैं वो सारे इसके बेस पर होते हैं। अब सबसे बड़ी ध्यान रखना कि इसकी लेंथ बड़ी भी हो सकती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसकी लेंथ बड़ी छोटी कौन निर्धारण करता है? CPU ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये इसकी जो लेंथ होती है ना, वो कौन निर्धारित करता है? वो CPU ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करता है। अब अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CPU ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको समझाना चाहूंगा, आपको CPU ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक समझाऊंगा वो है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा? सबसे पहला तो दिमाग में बिठा लीजिएगा इस चीज को कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क करना है। कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसके अंदर एक ही ऑपरेंड के ऊपर प्रोसेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो भी काम करना है। लेकिन अगर आपको एक से एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर वर्क करना है तो एक के बाद एक दूसरा पढ़ेंगे हम रजिस्टर्स के बारे में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। रजिस्टर आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल जो है इसके अंदर होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि सबसे फास्ट स्टेट मेमोरी आपको रजिस्टर ही देखने को मिलती है। तो उस रजिस्टर को कैसे कहां पर डिफाइन करना है, कैसे करना है, वो सारा आपको रजिस्टर टाइप्स में मैंने बताया था। लेकिन आपको मैंने इससे पहले क्या काम इसके होगा वो मैंने समझाया है आज के इस वीडियो के अंदर। पूरा ब्रीफली जानना है तो आप उस वीडियो को विजिट कीजिएगा। चलिए, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि मैं यहां पर वापस इसको ड्रॉ कर देता हूं आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को समझ गए तो आप सारा काम हो जाएगा, और आप जितने भी आगे टॉपिक देखेंगे वो सारे इसी पे बेस होंगे। तो यहां पर मेरा है मोड, यहां पर है आपका ऑप कोड, और यहां पर होगा आपके ऑपरेंड। अब यहां पर आप देखेगा कि मुझे एक जो है ऐड करना है। जैसे यहां पर मेरे पास एक वैल्यू है C बराबर A प्लस B। मेरे पास अभी दो ऑपरेंड है, लेकिन इसको मैंने को ऐड करके C में स्टोर करना है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मैंने यहां पर बोल दिया है सिंगल एक्यूमुलेटर, यानी यहां पर ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेगा। अब पेचीदा सिचुएशन हो चुकी है अपने सामने कि यहां पर अब इसको काम कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जैसे A की वैल्यू है 25, यहां पर इसकी वैल्यू है 45, ठीक है। या आप कुछ भी लिख सकते हो, 25 है, 5 है, कुछ भी लिख सकते हो। वैल्यू है इसके अंदर स्टोर है आपके A की और B की, इनको ऐड करके इसमें डालना है। तो इसका प्रोसेस इसमें क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोड करेंगे। आपको मैंने कमांड्स बताई थी लास्ट वाले वीडियोस के अंदर बताई थी लोड। तो लोड कमांड होती है ना LD से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोड करेंगे हम A की वैल्यू को। इसका मतलब क्या है कि इस ऑपरेंड के अंदर, अब आपको मैंने बताया था, ऑपरेंड बताता कि किसका एड्रेस है या कौन सा एड्रेस है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि मुझे A की वैल्यू इसके अंदर लानी है, फिर हम काम करेंगे बाद में। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। पहले ये लाएगा तभी तो काम करेंगे ना भाई। आपको अगर कोई काम करना है उसके लिए मैं आपको वहां पर जो है उसके रिलेटेड जो मटेरियल्स नहीं दूंगा तो आप काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वही चीज यहां पर भी है, पहले हम मटेरियल को लाएंगे, यानी ऑपरेंड को लाएंगे, जो भी काम करना है अपन को। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि LDA मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि इस A की वैल्यू को लोड करो ऑपरेंड के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर, सिंगल जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर स्टोर करो। तो यहां पर A की वैल्यू यहां पर स्टोर होगी। कितनी वैल्यू है आपकी? A की 25, ये यहां पर स्टोर हो चुकी है। चलिए, अब दूसरी अब B बच गया, तो B के लिए सिंपल सा आप यहां पर लिखोगे ऐड B, ठीक है। अब लोड A मतलब इस ऑपरेंड के अंदर A की वैल्यू तो आ गई है 25। अब इसके साथ मैंने दूसरा, ये तो पहला ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन था माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा था कि ऐड B। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैं B की वैल्यू को जोड़ रहा हूं। अब A की वैल्यू तो थी ये, अब B की वैल्यू आ गई यहां पर 5। एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, एक रजिस्टर का काम करवा रहा है। देखो, अगर हम यहां पर A प्लस B डायरेक्ट लिखते तो वहां पर नेक्स्ट वाला आपका जो दूसरा पार्ट आएगा वो हो जाता, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ऑपरेंड की मदद से सारा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आप A की वैल्यू को लोड कर दिया हमने रजिस्टर के अंदर, इसके अंदर A की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे B, यानी B की वैल्यू को इसके साथ ऐड कर देंगे। चलो, अब दोनों काम हो गए, A भी जुड़ गया, B भी जुड़ गया, दोनों कंबाइन। अब इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आप स्टोर कर दो, स्टोर
आपका जो वेरिएबल था सी, स्टोर सी, मतलब क्या है इसका कि ए और बी को जोड़ा है हमने, इसको सी के अंदर स्टोर कर दो। अब स्टोर करने का जब काम आएगा तो वो आपका स्टोर या तो टेम्पररी है, लेकिन फाइनली जब स्टोर होगा तो वो मेमोरी के अंदर चला जाएगा। भाई यहां पर काम हो गया आपका, ऐड करवा लिया इसने, स्टोर भी कर ले टेम्पररी, फिर उसको मेमोरी को भी भेज दिया। मतलब सारा काम आपको समझ में आया होगा ना। जब वो तो अभी प्रोग्राम काउंटर आपका अलग टॉपिक हो गया, लेकिन यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि एक सिंगल हम एक्यूमुलेटर की मदद से सारा काम कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर आपको मैंने एक एक्सप्रेशन भी दे दिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है। अपन को लोड करना है ए की वैल्यू को, ठीक है, ऑपरेंड्स के अंदर, इसमें स्टोर करने के बाद अब आपको यहां पर जो है ऐड कर देना है बी को, यानी ए मतलब जो ए की वैल्यू थी उसके साथ बी को ऐड कर दिया, दोनों हो गए। अब यहां पर 30 रिजल्ट है अपना, वो हमने स्टोर कर दिया है सी के अंदर। अब मेमोरी के अंदर जाके सी का जो वैल्यू होगा वो आपका स्टोर हो जाएगा 30। ये था आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपका एक तो सिंगल आप एक्यूमुलेटर यूज करें, एक सिंगल, ये सारे के सारे हैं क्या, ये रजिस्टर है साले, ठीक है ना, ये सारे के सारे रजिस्टर हैं, ठीक है ना। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर का टाइप है, ये रजिस्टर का टाइप है। मतलब ये यहाँ पर आपको देखना है कि आप कम से कम रजिस्टर का यूज करके जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर के हिसाब से कैसे काम कर रहे हो। तो ये कम कॉस्टली भी है, कम रजिस्टर है आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपको जो नुकसान देखने को मिल सकता है या इसका आप डिसएडवांटेज देख सकते हो वो यह है कि आपको इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे आपके। देख लो अपने यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन तो यहीं पर हो गए, तो आगे जितने भी प्रोसेस होंगे तो उनके इंस्ट्रक्शन तो बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपना जो है होता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की वैल्यू को ही स्टोर करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर आपको 2 ऑपरेंड्स 3 ऑपरेंड्स ये सारे काम करवाना है तो फिर आपको जो है नेक्स्ट अपना जो दूसरा रजिस्टर का जो दूसरा टाइप आ रहा है उसके बारे में आपको अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अपना था ना सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर ये सिंगल एड्रेस को स्टोर कर रहा है, इसको हम SAR के नाम से भी जानते हैं। क्या? SAR, ठीक है ना, SAR की मदद से भी इसको जानते हैं, सिंगल एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ चुका है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, और इसके नोट्स आपको PDF जो है टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए अब साथियों, दूसरा अपना आता है सिंगल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपना आता है दूसरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले तो आप देखिएगा कि इसमें सिंगल और रजिस्टर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा, तो वो ये है कि हम सिंगल के अंदर सिर्फ एक या बहुत ही कम रजिस्टर की मदद से काम करवाते हैं, लेकिन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि रजिस्टर की संख्या बढ़ जाएगी। ये तो रहेंगे इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा भी आपको और अधिक रजिस्टर मिल जाएंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा होंगे तो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जल्दी बताइए भाई। आपको रजिस्टर का बेनिफिट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, और वो इस थीम रहेगा आप इस टॉपिक का। सभी बताएं, अगर किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा होंगे तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। तो लगभग सभी ने आंसर दिया है। समझिएगा रजिस्टर क्या कर रहा है, सबसे फास्ट रेट मेमोरी है, आपको प्रोसेसिंग के अंदर, स्टोरिंग के अंदर, दोनों के अंदर आपको हेल्प करता है। तो यहां पर अगर आपको जैसे ये ALU है आपके पास, ठीक है, ये CPU का पार्ट है पूरा ही, आपको मैं समझा रहा हूं। ये ALU है जिसमें आपका एक्यूमुलेटर तो चलो है ही है, प्रोग्राम काउंटर भी होगा, इनके बिना तो काम ही नहीं होगा, और आपको यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है, मेमोरी भी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ रजिस्टर यानी R1 R2, ठीक है, R3, ये रजिस्टर जो है वो ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, R4, ये नंबर ऑफ रजिस्टर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो आपके वर्क के अनुसार। अब आप इसको यूज करेंगे तो एक आपको डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर आप जितने ऐड करवाएंगे कंप्यूटर में उतना आपका कंप्यूटर तो फास्ट चलेगा, लेकिन ये कॉस्टली हो जाएगा, यानी महंगा हो जाएगा आपका सिस्टम। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है, ये कैसे तेज काम करता है, वो देखिए। यहाँ पर मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मैंने ये
सारा बता रखा है, ये सारे काम कैसे करते हैं, बस इसके थ्रू जुड़ते हैं आपस में, सारा कुछ समझा रखा है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर देखिएगा वापस में इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को यहाँ पर शो कर रहा हूं आपको, इस रजिस्टर को ध्यान से समझिएगा भाई। यहां पर है मेरे पास मोड, ठीक है, और यहां पर है आपका ऑप कोड। अब ज्यादा रजिस्टर होंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर इसकी इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो भी बढ़ जाएगी, इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की लेंथ बढ़ जाएगी। कैसे? हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ चुके हैं, तो यहां पर अपने पास एक अब शुरू हो जाएगा, वो होगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है। फिर होगा आपके जितने भी फिर इसके बाद ऐड होंगे वो होंगे सोर्स ऑपरेंड, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड और सोर्स ऑपरेंड। अब ये जो रजिस्टर होता है वो 2 एड्रेस और 3 एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं 2 एड्रेस और ये 3 एड्रेस ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। अब 2 एड्रेस के हिसाब से मैं आपको पहले बताता हूं, फिर 3 एड्रेस को भी समझिएगा, इसके अंदर आपको सही कौन सा लगता है, इंस्ट्रक्शन की संख्या किसमें कम होती है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 एड्रेस का यहां पर इस साइड में आपको मैं बताता हूं, और इस साइड में हम फिर जो है 3 एड्रेस का भी देखेंगे। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको मेरे को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन है कुछ इस प्रकार का कि x इज इक्वल टू, यहां पर मेरे को a प्लस बी करना है और मल्टीप्लाई करना है यहां पर इसको c प्लस डी को। तो यहां पर अपने पास ऑपरेंड ज्यादा होंगे, ऑपरेंड ज्यादा होंगे तो वो रजिस्टर्स के ऊपर उनके ऊपर लोड आएगा, तो वो इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। अब अगर 2 एड्रेस यानी अगर हम 2 ऑपरेंड की मदद से इसको सॉल्व करना चाहें इसको, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए यहां पर अपने पास इनको तो अभी आप होल्ड रखिए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि सबसे पहले हम मूव करेंगे वैल्यू को, हम मूव करेंगे R1 के अंदर, ठीक है। R1 रजिस्टर लिया मैंने, इसके अंदर मैं A की वैल्यू को लोड कर रहा हूं, या सॉरी मूव कर रहा हूं R1 पे, यानी A की वैल्यू को लेके आए हम R1 के अंदर। डेस्टिनेशन अपना यहां पर R1 जो है वो है डेस्टिनेशन, A है आपका सोर्स कोड, सोर्स ऑपरेंड, मतलब ये सारे है तो ऑपरेंड, यहां से ये ऑपरेंड का पार्ट शुरू हो जाता है, लेकिन इसके अंदर भी हम इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अब R1 के अंदर A की वैल्यू आ गई, चलो अब यहां पर कर दीजिए आप इसको ऐड किसको करेंगे? R1 B। यहां पर तो वैल्यू लेके आया, वो वैल्यू आ गई इसके अंदर आपके R1 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ B की वैल्यू को ऐड करेंगे। यहां पर देखो जो कोड होते हैं ना कमांड, उनको ध्यान दीजिए आप, यहां पर तो वैल्यू को ला रहा है, यहां पर इस R1 के साथ B को जोड़ रहा है। चलो ये एक्सप्रेशन क्लियर। उसके बाद दूसरे की बारी, तो वापस वही सिस्टम मूव करो आप इसके अंदर R2 के अंदर आप। अब देखो यहां पर अपना डेस्टिनेशन चेंज हो गया, ये लाइन फिल दूसरी लाइन में जाओ। अब यहां पर R2 ले रहे हैं, दूसरा रजिस्टर लेके आ रहे हैं यहां पर R2। इस R2 के अंदर मैं मूव कर रहा हूं C की वैल्यू को। पहला प्रोसेस क्लियर, जिसमें A और B को लेकर आया, दूसरी लाइन में आ जाइए। अब आप यहां पर R2 के ऊपर वर्क करेंगे, दूसरा रजिस्टर कॉल कर लिया हमने, जिसमें C की वैल्यू को हमने जो है मूव कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर वो सिस्टम वापस ऐड कर दीजिए आप। यहां पर क्या ऐड करना है आपको? यहां पर R2 D को, मतलब A और B की वैल्यू यहां पर प्लस हो गई, ठीक है, और यहां पर आपकी जो है प्लस हो गई C और D की वैल्यू। अब आएगा मेन पॉइंट, अब इन्होंने ऐड कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर देना है आपको यहां पर। अब अपना तीसरी लाइन का प्रोसेस कर रहे हैं हम, तीसरा। तो अब यहां पर अपन को करना क्या है कि R1 के अंदर R1 और R2 का जो मल्टीप्लिकेशन, मतलब कम से कम रजिस्टर यूज करके मैं फास्ट करूंगा तो वो ही काम होगा। ऐसे तो बल्कि रजिस्टर जितने कॉल करो वो तो कम है। तो यहां पर मैं R1 के अंदर R1 और R2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेव कर रहा हूं। तो यहां पर अभी मेरे पास तीसरी लाइन के अंदर देखूं तो तीसरा प्रोसेस है कि मेरे पास एक R1 का डेस्टिनेशन है जहां पर डेटा जाएगा या स्टोर होगा। तो यहां पर मैं उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। यहां पर देखिए आप, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर R1 R2, मतलब ये हुआ कि R1 में और R2 में डेटा क्या है वो स्टोर, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, फिर वो स्टोर हो जाएगा इस R1 के अंदर। इसमें R1 है R2 है मान लिया, तो इन दोनों के बीच में आपके मल्टीप्लिकेशन होगा, वो स्टोर हो जाएगा यहां पर R1 के अंदर। R1 भी गुणा होगा, R2 भी होगा, दोनों आपस में गुणा होगा, वैल्यू क्या आई उसको स्टोर भी R1 में ही हमने कर दिया। तो यहां पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब हम अगर 3 एड्रेस की मदद से करें, यहां पर अपने पास ऑपरेंड कितने थे भाई, सभी में देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ये होता है 2 एड्रेस, यानी 2 ऑपरेंड की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर 3 ऑपरेंड की मदद से देखें तो क्या होगा, तो यहां पर सिंपल सा इसका जो है, इसका सिंपल सा मेथड है, ऐड करो आप किसमें, डेस्टिनेशन रख देते हैं हम R1। अब अपने पास हमने बोला है 3 एड्रेस, यानी 3 ऑपरेंड है अपने पास, तो यहां पर R1, A, B, मतलब क्या हुआ, यहां पर A और B जो है वो R1 में अपन को करना है स्टोर। ठीक है, आप R1 के अंदर A और B को स्टोर करेंगे तो यहां पर जो है पहले होगा इनके बीच में ऐड, तो A और B जुड़े और वो स्टोर हो गए B में। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर चीज ध्यान रखिएगा, एक सोर्स कोड और ऐड हो जाएगा। 2 के अंदर तो सिर्फ 2 ही थे, अब 3 ऑपरेंड कर दिए तो अपने पास यहां पर जो है एक तीसरा ऑपरेंड भी आ जाएगा जो होगा अपना B वाला। तो A और B की जो वैल्यू है उसको जोड़ा और इसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड यानी R1 में सेव कर दिया, तो ये दोनों जुड़े यहां पर आगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है अपना दूसरा ऐड करते हैं, ऐड R2, जिसमें हम जो है यहां पर C, D इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे और R2 में सेव कर देंगे, ये डेस्टिनेशन अपना R2 है। अब लास्ट में आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भाई यहां पर लास्ट में अपन को मल्टीप्लाई करना है और यहां पर जो अपना यहां पर दे रखा है x, यहां पर हम जो है ये R1, ठीक है, अपना अब डेस्टिनेशन कौन है, x है, यहां पर भी मैंने भाई R1 लिख दिया था, आप यहां पर x दे सकते हैं डेस्टिनेशन को बना, लेकिन अपन को अभी यहां पर सिर्फ 2 एड्रेस पे करना था इसलिए हमने x को कॉल नहीं किया, लेकिन यहां पर हम x को कॉल कर रहे हैं, x बना दे इसको, ये अपना हो जाएगा तीसरी लाइन के हिसाब से, यहां पर देखो 1 लाइन 2 लाइन और तीसरी लाइन के हिसाब से x हो जाएगा यहां पर डेस्टिनेशन R1 सोर्स R2 सोर्स। अब यहां पर क्या होगा, R1, R2, मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 का होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और वो स्टोर हो जाएगा आपके इसके अंदर। आगे समझ में, अब आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में ज्यादा होंगे किस में कम होंगे, इसमें ज्यादा होंगे इसमें कम होंगे, लेकिन आपको स्पीड फास्ट मिलेगी, लेकिन आपको उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन कम इंस्ट्रक्शन का यूज करके अगर आपको और फास्टली वर्क करवाना है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो वो 3 ही है, इसके अंदर देखो 2 और 3 5 हो गए। तो यहां पर आपको ये चीज इसके बारे में ध्यान रखनी होगी, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका, जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट लास्ट जो अपना थर्ड बचा है उसके बारे में डिस्कस करवाना चाहता हूं। तो देखिए अब अपने पास जो लास्ट थर्ड बच रहा है वो है रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सिंगल और जनरल रजिस्टर्स तो देख लिए, अब उसके बाद ज्यादा कुछ संख्या हो जाए रजिस्टर्स की तो उसके लिए हम और ज्यादा कॉस्टली अगर हम बनाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ रजिस्टर बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। आपको वो डायग्राम तो याद रखना ही है, ALU से एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी, लेकिन उसके अलावा हमें रजिस्टर की संख्या n नंबर ऑफ रजिस्टर बहुत ही ज्यादा चाहिए, तो फिर आप वहां पर जो है स्टैक जो है जनरल रजिस्टर स्टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का आप यूज करेंगे, यानी वो तो थे ही, उसके अलावा जनरल रजिस्टर्स की संख्या और हमने ज्यादा कर दी है। अब यहां पर आप ध्यान देखिएगा कि मेरे पास यहां पर 64 बिट का रजिस्टर है, 64 बिट रजिस्टर है मेरे पास, जिसमें ये 64 एड्रेस है 0 to 63, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि प्रत्येक के अंदर 6 बिट का डेटा यहां पर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर एड्रेस भी आपको 00 से शुरू होगा और लास्ट में यहां पर आपके 111, लास्ट आपका 6 टाइम 1 आ जाएगा, यहां पर 6 टाइम 0 से स्टार्ट होगा, 6 टाइम 1 तक यहां पर एड्रेस होगा, यानी उसमें ये ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर ये सीक्वेंस होगा। अब यहां पर देखिएगा इन रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए स्टैक पद्धति यानी स्टैक मेथड यूज में लिया जाएगा, और स्टैक किस पर बेस होता है आप सभी को पता होगा, स्टैक जो होता है वो आपका LIFO पर बेस होता है, यानी LIFO बेस्ड होता है। इस LIFO का फुल फॉर्म जिसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताएं भाई अगर किसी को पता है LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैक जो होता है इस पर बेस्ड होता है या इस वर्किंग मेथड को यूज करता है। तो देखिए जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा, इसका उत्तर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो आएगा वही पहले जाएगा। तो यहां पर इसको
इंसर्ट करने के लिए और आउट करने के लिए हम दो टर्म्स को यूज करते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है बेसिकली कि इस स्टैक के अंदर डेटा को डालना, और पॉप का मतलब होता है इस स्टैक में से या इस लिस्ट में से डेटा को निकालना, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर पुश और पॉप का मतलब ये है। अगर ये स्टैक जो है आपका फुल है, मतलब डेटा सभी में भर रखा है एड्रेसेस के अंदर, तो वहां पर आपका ये मान होगा 1, यानी आपका वैल्यू जो है, मतलब आपका स्टैक जो है वो फुल हो रखा है। अगर वहां पर आपका जो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है खाली है इसके अंदर, तो वो आपका 0 इंडिकेट करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ये चीज है। अब हम इसको समझते हैं वर्किंग मेथड को। मान लीजिए मेरे पास रजिस्टर के अंदर ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को मेरे को इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले बारी आती है अपनी ए की, तो इसको इंसर्ट करने से पहले मतलब आप पुश कर रहे हैं वैल्यू को, तो चलो यहां पर पुश वाले पार्ट को आप देख लीजिएगा, इस वाले पार्ट को। यहां पर सबसे पहले आते हैं तो पहली लाइन होती है SP इज इक्वल टू SP+1, यानी SP के अंदर SP+1 की वैल्यू को इंसर्ट करना। अभी SP का मान क्या है? 0 तो लोकेशन पे है। अब अपन को क्या करना है? 0+1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ये अब स्टैक इसको इंडिकेट करेगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पर ये SP क्या है? SP का फुल फॉर्म है आपका स्टैक पॉइंटर। तो अभी यहां पर SP का मान 0 था, अब इसमें हमने ये फॉर्मूला डाल दिया पर SP+1, तो SP+1 जो होगा वो स्टोर होगा SP के अंदर। ये फिक्स मेथड होता है मशीन का। तो यहां पर क्या होगा कि SP के अंदर 1 जुड़ा, तो यहां पर अब ये स्टैक पॉइंटर किसको शो कर रहा है? स्टैक पॉइंटर जो होता है वो काम करता है आपके जिस एड्रेस के अंदर आप डिटेल जा रहे हो उस एड्रेस को इंडिकेट करता है SP, यानी स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो होता है जिस एड्रेस में डेटा डाला जा रहा है उस एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो अभी अपना एड्रेस क्या है? 1। तो यहां पर अब मैंने जैसे A का मान है वो डालना है मेरे को SP+1 में, तो ये यहां पर इसके अंदर आ चुका है A का मान। ठीक है, A का मान आ चुका है। अब यहां पर आप देखिए मेमोरी ऑफ SP, यानी मेमोरी के अंदर SP का एड्रेस क्या है? 1। उसके अंदर डेटा रजिस्टर में से A का एड्रेस यहां पर लेके आ गए। तो देखो डेटा रजिस्टर में से A का मान मेमोरी के SP पॉइंटर यानी स्टैक पॉइंटर वाले बिंदु में डाल दीजिए। तो स्टैक पॉइंटर का मान 1 है, A का वैल्यू आ गया। फिर नीचे आया, क्या SP का मान 0 के बराबर है क्या? तो यहां पर SP का मान है 1, तो 0 और 1 बराबर नहीं है, तो ये नीचे आ गया। यहां पर अभी एमपीटी शो कर रहा है यूजर के सामने। यूजर फिर B का डेटा देगा, तो यहां पर पहले SP का मान बढ़ेगा। SP का मान पहले कितना था? 1, अब और बढ़ा, तो अब हो जाएगा ये यहां पर आपके पास 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये नीचे आया SP का, अब मेमोरी का SP एड्रेस क्या है? 2, उसके अंदर डेटा रजिस्टर यानी B का मान आ जाएगा, ये आ गया B। इसी प्रकार ये करते करते यहां तक वैल्यू को ले आएगा 63 के अंदर। अब जैसे ही नेक्स्ट, अब ये फुल कैसे शो करेगा? सबसे बड़ी बात यहां पर वैल्यू एड्रेस फिल हो गई 63। अब जैसे 64, यानी यहां पर मान लीजिए अब लास्ट से लास्ट कोई भी वैल्यू मान लेते हैं हम, जैसे यहां पर XY और कोई भी लिख सकता है XYB या कुछ भी XXB, इसका एड्रेस अब यहां पर हम डाल रहे हैं, इसको वैल्यू को एड्रेस में डाल रहे हैं जो कि है 64 वाले की, जबकि यहां पर 63 आ रखा है। 02 यहां पर हो गया कंप्लीट, यानी 65वें नंबर का जो मान है अब वो फिल कर रहा है इसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि जो आपका 6 टाइम जो 1 था, अब ये एड्रेस कन्वर्ट होगा 1 और उसके बाद आपका 0। तो इसमें क्या होगा कि यहां पर जो है ये 7th वैल्यू होगी, देखो 2, 4, 6 और ये 7। लेकिन यहां पर अपना रजिस्टर है वो 6 बिट को सपोर्ट करेगा, तो ये यहां से यहां तक एड्रेस को इंडिकेट करेगा। तो यहां तक यहां से यहां एड्रेस शो हुआ, तो वो मैच होगा इसके बराबर। क्या ये 6 टाइम 0 जो है वो 0 के बराबर है क्या? हाँ है। देन यहां पर आपका मान हो जाएगा 1, मतलब आपके सामने वो फुल शो हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आते हैं पॉप के ऊपर। तो पॉप के अंदर क्या है कि यहां से तो SP के अंदर जा रहा था, लेकिन SP की डिटेल अब यहां से मेमोरी से SP से जो डाटा होगा वो रजिस्टर के अंदर जाएगा, डेटा रजिस्टर, यानी बाहर निकलेगा इस स्टैक से। तो देखिए यहां पर हमारे पास मेमोरी स्टैक पॉइंटर अभी कितनी है? 2। मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूं भाई, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से समझा रहा हूं, बना हुआ ऑलरेडी। तो 2 से मेरे को बैक में जाना है, तो इसने बताया कि मेमोरी एड्रेस जो 2 है वो आपको यहां पर डेटा रजिस्टर में इसका मान देगी। तो यहां से 2 का इसका डेटा आएगा इसके अंदर। अब देखो SP-1, अब SP-1 मतलब 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो अब यहां पर देखो ये 2 का तो मान यहां पर चला गया, लेकिन यहां पर 1 का जो मान था वो भी यहां पर इसके अंदर आ चुका है। अब यहां पर इसने पूछा क्या इफ SP का मान 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि SP का मान अभी क्या है? 1, तो 0 बराबर 1 नहीं है। नीचे आया फुल बता रहा है, अभी ऊपर गए हम,
ठीक है। अब और हमने यहाँ पर मेमोरी स्टैक पॉइंटर क्या था, एक को नीचे लाया तो एक में से एक गया, कितना बचा 0, तो 0 यहाँ पर स्टोर हो गया इसके अंदर। अब इफ 0 बराबर 0 है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 है, तो यहाँ पर अपना जो है ये रहा, देखो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। यहाँ पर हमने बता रखा है एमपीटी के अंदर एक फिल कर देना, तो जिसके अंदर एक फिल होगा वो स्टेटस आपके सामने शो होगा, मतलब अब स्टैक खाली हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये तीनों के तीनों रजिस्टर इस प्रकार से याद रखने हैं। जिस प्रकार से जितने रजिस्टर बढ़ेंगे उतना आपका कॉस्टली होगा सिस्टम, ठीक है, और वर्किंग परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड दांत साथियों, ठीक है ना, इसलिए इसके कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे अलग से जो इसके एग्जाम में आ रखे वो एमसीक्यू के सीरीज जो आएगी उसके अंदर आपको मैं जरूर बताऊंगा। अब सबसे पहली बात आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है, इसके पीछे की मेहनत अगर आपको दिखती है तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और अपनी तरफ से कमेंट और शेयर कम से कम 5 जनों को जरूर करें, क्योंकि आपके जितने भाई बंधु हैं सारों को जो है यहां पर कनेक्ट करो आप, ताकि ये जो भी फ्री का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और डेली नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक अगर आप प्राप्त करना चाहते हो बिना लिंक के, तो चैनल के सब्सक्राइब के पास जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करती सूचना आपके पास आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो अगेन बोलना चाहूंगा लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहें और इसी प्रकार पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।